मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएड, गांधी महाविद्यालय उरई, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन द्वारा निकली एडवर्टाइजमेंट 51 की असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड और एजुकेशन, यूजीसी एनटीए नेट एजुकेशन और यूपीपीजीटी एजुकेशन की लिखित परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज का पहला प्रश्न, निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 1995 के अनुसार निःशक्तता की निम्नलिखित दशाओं को अभिज्ञात किया गया है। कैपिटल ए ऑप्शन दृष्टिहीन और अल्पदृष्टि, कैपिटल बी श्रव्य दोषग्रस्तता, कैपिटल सी मानसिक मंदता और मानसिक व्याधि, डी ऑप्शन स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार, ई विशिष्ट अधिगम निःशक्तता। निम्नलिखित विकल्पों से अब सही उत्तर को आपको चुनना है। ऑप्शन ए केवल ई डी बी सही है, ऑप्शन बी केवल डी ए और ई सही है, ऑप्शन सी केवल ए बी सी सही है, ऑप्शन डी केवल ई सी और बी सही है। तो इसका सही उत्तर है सी ए बी सी, क्योंकि निःशक्तता व्यक्ति अधिकार अधिनियम 1995 के अध्याय 5 की धारा 26 में निःशक्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाने का प्रावधान है। धारा 26 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक निःशक्त बालक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करे। इसके अंतर्गत निःशक्तता की निम्नलिखित दशाओं को स्थान दिया गया है: दृष्टिहीनता और अल्पदृष्टि, श्रवण दोषग्रस्तता, मानसिक मंदता और मानसिक व्याधि। आज का दूसरा प्रश्न, आधारित सिद्धांत के सृजन हेतु क्रम चिन्हित करें। कैपिटल ए कूट लेखन और वृत्तीकरण, कैपिटल बी आवश्यक प्रतिचयन और आंकड़ा संग्रह संबंधी निर्णय का लिया जाना, कैपिटल सी इसकी संदंती के कारक मूलचरों को चिन्हित करना, डी ऑप्शन वर्गीकरण एवं तुलना, ई ऑप्शन सिद्धांत सत्यापन एवं सामान्यीकरण विसर्जीकरण। निम्नलिखित में से उत्तर का आपको चयन करना है। पहला ऑप्शन ए बी डी सी ई, बी ऑप्शन सी ए डी बी ई, सी ऑप्शन डी ए सी बी ई, डी ऑप्शन बी ए डी सी ई। तो इसका सही उत्तर है डी, क्योंकि आधारित सिद्धांत के सृजन हेतु क्रम इस प्रकार है: आवश्यक प्रतिचयन और आंकड़ा संग्रह संबंधी निर्णय लिया जाना, इसके बाद कूटलेखन और वृत्तीकरण, इसके बाद वर्गीकरण एवं तुलना, इसके बाद इसकी संदप्ति के कारक और मूलचरों को चिन्हित करना, और लास्ट में सिद्धांत सत्यापन एवं सामान्यीकरण विसर्जीकरण। आज का तीसरा प्रश्न, डेंग और ल्यूक द्वारा प्रस्तावित ज्ञान की 3 अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? ए अनुशासनात्मक, व्यवहारिक और अनुभूतिजन्य, बी ऑप्शन प्रक्रियात्मक, परासंज्ञानात्मक और व्यवहारिक, ऑप्शन सी अनुशासनात्मक, प्रक्रियात्मक, अनुभूतिजन्य, डी ऑप्शन तथ्यात्मक, व्यवहारिक और अनुभूतिजन्य। तो इसका सही उत्तर है ए अनुशासनात्मक, व्यवहारिक और अनुभूतिजन्य। ज्ञान की अवधारणा के अंतर्गत जब हम शिक्षण देते हैं तो हम ज्ञान प्रदान करते हैं, इसलिए हमें जानना आवश्यक होता है कि हम ज्ञान के किस स्वरूप का उपयोग कर रहे हैं, कैसे हम विद्यार्थी को यथार्थ ज्ञान से परिचित प्रदान करें, क्या हम जो उसे दे रहे हैं वह पूर्ण यथार्थ ज्ञान का सत्यता से पूर्ण है, यह सब हम जानते हैं और समझते हैं। क्या इन सिद्धांतों की जानकारी शिक्षक को होना अति आवश्यक है। डेंग और ल्यूक द्वारा ज्ञान की 3 अवधारणाएं बताई गई हैं: अनुशासनात्मक, व्यवहारिक और अनुभूतिजन्य। आज का चौथा प्रश्न, पाश्चात्य दर्शन का कौन सा संप्रदाय निम्नलिखित तत्वमीमांसात्मक प्रतिज्ञाप्ति का समर्थन करता है? क्योंकि विश्व का अस्तित्व हमसे स्वतंत्र है,
और वह ऐसे नियमों द्वारा शासित होता है जिन पर हमारा नियंत्रण कम है। इसलिए इसके अनुरूप बनने के लिए विश्व के बारे में कतिपय या संभावी बातों को जान लेना आवश्यक है। जो आवश्यक हैं बातें, उनको जान लेना आवश्यक है। ये विचार किसका है? ये विचारवाद, बी प्रयोजनवाद, सी अस्तित्ववाद और डी यथार्थवाद। तो इसका सही उत्तर है डी यथार्थवाद। उपरोक्त कथन यथार्थवाद का समर्थन करता है, क्योंकि यथार्थवाद इस दृश्यमान जगत की समस्त वस्तुओं की सत्ता को वास्तविक मानता है। यथार्थवाद की मानता है कि जब पदार्थ में क्रिया होती है तो उससे जीव का जन्म होता है, और जब पदार्थ की क्रिया समाप्त हो जाती है तो उससे जीव की मृत्यु हो जाती है। कार्टर बी गुड के अनुसार यथार्थवाद वह सिद्धांत है जिसका मानना है कि वस्तुगत यथार्थता का भौतिक जगत चेतन मन को स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखता है। उसकी प्रकृति और गुण उसके ज्ञान से मालूम होते हैं। आज का 5वां प्रश्न, किसी बजट के अनिवार्य घटक कौन कौन से होते हैं? ए ऑप्शन भवन और अवसंरचना, बी ऑप्शन आय और व्यय, सी नीति और कार्यक्रम, डी शुल्क और वेतन। तो इसका सही उत्तर है बी। बजट के 2 प्रमुख घटक होते हैं। पहला होता है सार्वजनिक आय और दूसरा होता है सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक आय 2 तरह की होती है। राजस्व आय का दूसरा हिस्सा गैर कर आय होती है। आज की वीडियो का 6वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अनुदेशन तकनीक की रेखीय अधिगम शैली की अभिलाक्षणिक यानी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताओं का उदाहरण द्वारा समझता है? ए लघु पदों के प्रस्तुतिकरण, बी अवरोध को बढ़ाने के लिए त्रुटि का उपचार, सी सक्रिय अनुक्रिया, डी प्रदर्शन प्रोत्साहन और निर्युक्तता, ई प्रतिपुष्ट की तात्कालिकता। तो निम्नांकित विकल्पों से अब सही उत्तर चुनना है। केवल ए बी सी सही है, बी ऑप्शन केवल ए बी ई सही है, सी ऑप्शन केवल ए सी ई सही है, डी ऑप्शन केवल बी डी और ई सही है। तो रेखीय अतिक्रमण का शाब्दिक अर्थ ही है एक सीधी रेखा का अभिक्रमण, जिससे छात्र प्रथम पद से अंतिम पद तक सीधी रेखा में अधिगम को ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त सभी छात्र एक ऐसे ही पथ पर चलकर एक पद से दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं जब तक सारे प्रोग्राम को नहीं कर लेते। यानी सभी जितने भी छात्र होते हैं वो एक ही पथ पर चलते हैं, एक ही रास्ता सभी के लिए होता है। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं वो होती हैं लघु पदों में प्रस्तुतिकरण, सक्रिय अनुक्रिया, प्रतिपुष्ट की तात्कालिकता, सभी छात्रों के लिए समान पथ होता है जिस पर चलकर अंतिम लक्ष्य तक पहुंचते हैं, और परंपरागत शिक्षण की तुलना में यह विधि ज़्यादा प्रभावशाली था। सी ऑप्शन सही है, ए बी ई। आज की वीडियो का 7वां प्रश्न, सूची 1 में अध्यापक शिक्षा के प्रतिमानों का वर्णन है, सूची 2 में उनके विवरण का मिलान हुआ है। यानी पहली सूची में प्रतिमानों के नाम हैं और दूसरी सूची में उनका विवरण है। तो अध्यापक शिक्षा का प्रतिमान देखते हैं। सूची 1, ए ऑप्शन ए लिया हुआ है प्रवीणता आधारित, कैपिटल बी में दिया है व्यवहार परक और कैपिटल सी में दिया है प्रेक्षा उन्मुख। सूची 2 में 4 विवरण दिए गए हैं, जबकि सूचीबद्ध में केवल 3 ही है, यानी एक किसी के साथ भी नहीं होगा। सूची 2 में देखते हैं। पहला है प्रश्न पूछकर और प्रश्नों के बीच जांच द्वारा शैक्षणिक विषय वस्तु का पता लगाते हैं। 2 है ज्ञान और कौशल अवलोकन द्वारा विकसित किया जाता है। 3 है अध्यापक प्रशिक्षण के लिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रयोग। और 4 है विषय पर पूर्ण अधिकार प्रदर्शित करने के माध्यम से प्रतिभा की निपुण बन जाते हैं। अब निम्नलिखित उत्तरों से आपको चयन करना है कि कौन सा उत्तर सही है। ए है कैपिटल ए के साथ 4th, बी के साथ 3rd, सी के साथ 1st, बी ऑप्शन ए के साथ 2nd, बी के साथ 1st, सी के साथ 4th, सी ऑप्शन ए के साथ 3rd, बी के साथ 2nd, सी के साथ 1st,
डी ऑप्शन ए के साथ फर्स्ट, बी के साथ थर्ड और सी के साथ सेकेंड। तो इसका सही उत्तर ए के साथ चौथा, अर्थात प्रवीणता आधारित का अर्थ है विषय पर पूर्ण अधिकार प्रदर्शित करने के माध्यम से प्रतिभागी निपुण बन जाते हैं। बी यानी व्यवहार परक के साथ है थर्ड, यानी अध्यापक प्रशिक्षण के लिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रयोग। सी के साथ फर्स्ट यानी प्रेक्षा उन्मुख का अर्थ है प्रश्न पूछकर और प्रश्नों की जांच द्वारा शैक्षणिक विषय वस्तु का पता लगाते हैं। आज का 8वां प्रश्न, पाठ्यक्रम विकास में सम्मिलित कार्यों का सही क्रम क्या है? कैपिटल ए लक्ष्यों व उद्देश्यों का निर्धारण, कैपिटल बी आवश्यकताओं का आकलन, कैपिटल सी उपयुक्त नैमित्तिक रणनीति का चयन, डी चयनित व सुव्यवस्थित अंतर्वस्तु, ई अधिगम व अन्वेषण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। निम्नांकित विकल्पों में से अब सही विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन फर्स्ट केवल ए बी डी सी ई, बी ऑप्शन केवल बी ए डी सी ई, केवल बी ए सी डी ई और डी ऑप्शन है ए सी बी डी ई। इनको एक क्रम से लगाना है, तो इसका सही क्रम है बी ए डी सी ई, अर्थात सही क्रम होता है आवश्यकताओं का आकलन, लक्ष्यों व उद्देश्यों का निर्धारण, चयनित व सुव्यवस्थित अंतर्वस्तु, सी उपयुक्त नैमित्तिक रणनीति का चयन, ई अधिगम व अन्वेषण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। आज का 9वां प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल है। कैपिटल ए विद्यालय से बाहर के जीवन से शिक्षा को जोड़ना, बी अधिगम को रटंत विधि से अलग किया जाना सुनिश्चित करना, सी ऑप्शन पाठ्य पुस्तकों से आगे ले जाकर पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना, डी ऑप्शन है दिव्यांगता की चिकित्सीय प्रतिमान के साथ इंटरफेसिंग, ई प्रभुत्व की संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करना। अब निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ए ऑप्शन केवल डी ए सी सही है, बी ऑप्शन केवल ई बी ए सही है, सी ऑप्शन केवल सी बी ई सही है, डी ऑप्शन केवल ए बी सी सही है। तो इसका सही उत्तर है डी केवल ए बी सी सही है। क्योंकि बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, इस पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, जिसे एनसीएफ 2005 के नाम से जाना जाता है, के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। विद्यालय के बाहर के जीवन से शिक्षा को जोड़ना, अधिगम को रटंत विधि से अलग किया जाना सुनिश्चित करना, पाठ्य पुस्तक से आगे ले जाकर पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना, डी कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आज का 10वां बिंदु, परीक्षणोन्मुख क्रियाकलाप जिसमें सूचना इंटरनेट के संसाधनों से प्राप्त होती है और उसमें इष्टतम रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का समावेश किया जाता है को कहा जाता है। ए ऑप्शन डिजिटल तकनीक, बी ऑप्शन बिंग्स योर ऑन डिवाइस, VOD, सी वर्चुअल लर्निंग, डी वेब क्वेस्ट। तो इसका सही उत्तर है डी वेब क्वेस्ट। परीक्षणोन्मुख क्रियाकलाप जिसमें सूचना इंटरनेट के संसाधनों से प्राप्त होती है और इसमें इष्टतम रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का समावेश किया जाता है, उसे वेब क्वेस्ट कहा जाता है। वेब क्वेस्ट एक संसाधनों की विशाल सामग्री का उपयोग करके छात्रों को पढ़ाने का एक अद्भुत तरीका है, जिसमें शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को विषय सामग्री सर्च करने उसका नियमित उपयोग करने में सहायता मिलती है। यह सहयोगात्मक शिक्षण का एक प्रमुख प्रकार है। आज का 11वां प्रश्न, सूची फर्स्ट जटिलता के अनुसार पाठ्यक्रम परिवर्तन के प्रसार हैं।
सूची सेकंड में ऐसे पाठ्यक्रम परिवर्तन के उदाहरणों से बना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट पाठ्यक्रम में परिवर्तन के प्रकार: ए प्रतिस्थापन, बी बदलाव, सी अव्यष्टीकरण, डी मूल उन्मुखता। सूची सेकंड में है उदाहरण: फर्स्ट शैक्षिक विकास की अपेक्षा विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास पर जोर देता है। सेकंड विशेष विषय को पढ़ाने के लिए दिए गए समय में परिवर्तन। थर्ड नई पाठ्यपुस्तक पुरानी पाठ्यपुस्तक की जगह कार्य करती है। चौथा मौजूदा अधिगम सामग्री में नई अंतर वस्तु की शुरुआत। अब निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। ए ऑप्शन, ए बी सी डी के क्रम से हम बोले दे रहे हैं। ए ऑप्शन है फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, बी ऑप्शन फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, सी ऑप्शन थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, डी ऑप्शन सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ। यानी प्रतिस्थापन का अर्थ का उदाहरण है नई पुस्तक पुरानी पुस्तक की जगह कार्य करती है। बी ऑप्शन बदलाव का मौजूदा अधिगम सामग्री में नई अंतर वस्तु की शुरुआत। सी अस्तविष्टीकरण का उदाहरण है विशेष विषय को पढ़ाने के लिए दिए गए समय में परिवर्तन। और डी मूल उन्मुखता का उदाहरण है शैक्षिक विकास की अपेक्षा विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास पर जोर देता है। आज की वीडियो का 12वां नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए: अनुदेशन नियोजन से अभिप्राय अनुदेशन को व्यवस्थित करने, कार्यान्वित करने और उनके मूल्यांकन के बारे में लिए गए निर्णय हैं। तर्क आर क्या कहता है? नियोजन दिशा की समझ प्रदान करता है और इसके माध्यम से शिक्षक की आत्मविश्वास महसूस होता है। शिक्षक को आत्मविश्वास महसूस होता है। इससे शिक्षक को अनुदेशन के बारे में विमर्शी निर्णयकर्ता बनने में मदद मिलती है। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ए ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। डी ऑप्शन, ए सही नहीं है किंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। उपरोक्त दोनों कथन एवं तर्क सही है एवं तर्क कथन की सही व्याख्या है। यदि आप NEP 2020 का अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं जिसमें संपूर्ण NEP का वर्णन है। आज का 13वां प्रश्न मास्लो की मानवीय आवश्यकताओं के संबंध में प्रतिपादन के अनुक्रम में आवश्यकता अधिगम का सही अनुक्रम कौन सा है? कैपिटल E सुरक्षा की आवश्यकताएं, कैपिटल B प्रेम व तदीयत्व की आवश्यकताएं, C शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताएं, D आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं, E सम्मान की आवश्यकताएं। तो निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। E ऑप्शन है, ये क्रम है C A B E और D। B ऑप्शन में A C B D और E। C ऑप्शन में केवल B A C D E और D ऑप्शन है C B A E और D। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है A C A B E और D। प्रेरणा के मांग सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मास्लो ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब प्राणी अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक किसी वस्तु की कमी या मांग महसूस करता है तो वह उसे प्राप्त करने के लिए क्रियाशील या अभिप्रेरित हो जाता है।
मास्लो ने मांगों को उनकी प्रबलता के आधार पर बनाए पदानुक्रम के रूप में वर्गीकृत किया। इसमें सबसे इस पदानुक्रम के अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि जैव की आवश्यकताएं सर्वप्रथम है, जबकि पूर्णरूपेण मनोवैज्ञानिक आत्मसिद्ध की आवश्यकता सबसे बाद में स्थित है। तो सही क्रम है जैविक व शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकता, इसके ऊपर जाती हैं सुरक्षा की आवश्यकता, इसके ऊपर जाती हैं तो प्रेम और तदीयत्व यानी सामाजिकता की आवश्यकता है, चौथे नंबर पर सम्मान की आवश्यकता और पाँचवें नंबर पर आत्मानुभूति की आवश्यकता है। आज की वीडियो का 14वां प्रश्न, एक अध्यापक यह पाता है कि उसके एक स्वनिर्मित परीक्षण हेतु प्राप्तांकों के वितरण में सकारात्मक रूप से एक और धनात्मक झुकाव है। इस परीक्षण की क्लिष्टता स्तर के विषय में उसे क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? ए परीक्षण का स्तर क्लिष्ट है, बी ऑप्शन परीक्षण का स्तर सरल है, सी ऑप्शन परीक्षण मध्यम क्लिष्ट स्तर का है, डी ऑप्शन परीक्षण मध्यम अन्य क्लिष्ट स्तर का है। तो इसका सही उत्तर है ए। एक अध्यापक यह पाता है कि उसके स्वनिर्मित परीक्षण इस प्राप्तांकों के वितरण में सकारात्मक रूप से एक धनात्मक झुकाव पाया जाता है। इस प्रकार यह परीक्षण एक स्तर पर क्लिष्ट है, क्योंकि स्वनिर्मित यानी शिक्षक निर्मित परीक्षण में पदों का कठिनाई स्तर शिक्षक द्वारा शिक्षण के स्तर पर निर्भर करता है, अर्थात यह सरल या कठिन या औसत हो सकता है। शिक्षक निर्मित परीक्षण के निर्माण या अनुप्रयोग में सदैव विषयनिष्ठता रहती है। तो ये निश्चित रूप से ही परीक्षण ज़्यादा कठिन था, इसीलिए अधिकांश छात्रों के जो प्राप्तांक थे वो कम आए और उसकी पूंछ दूर तक फैली हुई पाई गई। अतः इसका ए ऑप्शन सही है। इस वीडियो का 15वां और अंतिम प्रश्न, मानव अधिगम संदर्भ के बारे में कार्ल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित प्रविधियों को क्या शीर्षक दिया गया था? ए ऑप्शन स्वसंयमन अधिगम, बी ऑप्शन आग्राही अधिगम, सी ऑप्शन आत्म प्रेरित अधिगम, डी ऑप्शन खोज परक अधिगम। तो इसका सही उत्तर है सी आत्म प्रेरित अधिगम। कार्ल रोजर्स के अनुसार मानवीय अस्तित्व के अन्य महत्वपूर्ण आयाम हैं। प्रत्येक व्यक्ति आत्मगत रूप से स्वतंत्र है, उसके जीवन का स्वरूप उसके व्यक्तिक वर्ण एवं जिम्मेदारी पर निर्भर होता है। वस्तुतः वह स्वयं का निर्माता है। रोजर्स मानवीय अधिगम की परिस्थिति में एक ऐसी प्रविधि के अनुप्रयोग करने की सिफारिश करते हैं जिसमें अधिगमकर्ता जिन समस्याओं को वास्तविक मानता है उन्हीं से जुड़ी हुई अधिगम प्रक्रियाएं सृजित करता है। इसे वह स्वचालित अधिगम की संज्ञा देते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए, यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए, और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।